तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यानी कि लोकतंत्र क्या होता है और हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए होता है। ठीक, तो यहाँ पे उसका जो किताब में डेफिनेशन दे रखा है वो देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है। क्या आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं? लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकारें, यानी क्या है ना कि जो आप सरकार के बारे में अभी तक पढ़े हैं उसके बारे में आपको जो है एक डेफिनेशन लिखना है। ये लिखना है कि लोकतांत्रिक आखिर सरकारें क्या होती हैं और गैर लोकतांत्रिक सरकारें, या इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो भाई लोकतांत्रिक सरकार जो होती है इसमें जनता के द्वारा, जो जनता होता है उसके द्वारा वोट दे करके इसको चुना जाता है। एक लोकतांत्रिक सरकार में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वोट दे करके, यानी कि वोट देने का हमें क्या होता है, अधिकार होता है, हमें बोलने का अधिकार होता है, हमें अपने सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो ये सारे जो राइट्स होते हैं, जो अधिकार होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो एक लोकतांत्रिक सरकार यानी कि लोकतांत्रिक देश में होते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकते हैं। और जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं उसमें, जैसे हमने जो एग्जाम्पल दिया था, जो उदाहरण दिया था, वो कहाँ का दिया था, एक जो उत्तर कोरिया, ठीक है। और सारे देश हैं तो आगे चल करके हम बताएंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल अभी उत्तर कोरिया का, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तानाशाही है। तानाशाही क्या होता है? यानी कि यहाँ पे उसको जो चुनने का अधिकार नहीं होता है। एक केवल और केवल एक ही व्यक्ति को वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, और वही जो है सरकार बनेगा। यानी कि वंशानुगति होती है। वंशानुगति का मतलब ये होता है कि राजा का लड़का ही क्या होगा, राजा बनेगा, दूसरा कोई नहीं बन सकता है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसके योग्य है कि नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में जो एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता डिसाइड करती है कि किसको सरकार में आना है, किसको सरकार में नहीं आना है। क्यों? क्योंकि ये जो राइट्स हैं, चुनने का जो अधिकार है, वो जनता के हाथ में है। तो ये क्या, ये लोकतांत्रिक सरकार और गैर लोकतांत्रिक सरकार में, यानी कि जो राइट्स होते हैं वो जनता के हाथ में, जो अधिकार होते हैं वो जनता के हाथ में नहीं, बल्कि वो क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। या किसी भी तरीके से क्या किया जाता है, जनता का वोट ले लिया जाता है ये कहने के लिए कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जो सरकार अपने ही मन से वो बनाते हैं, अपने ही इच्छा अनुसार बनाते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम सेट किया जाता है जो आगे चल करके हम बताएंगे। ठीक, तो लोकतांत्रिक सरकार है, गैर लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक परिभाषा की जरूरत हमें क्यों पड़ी? आखिर भाई ये हमें परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी है? हमें परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी है? तो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी, एक जो मेधावी छात्र है उसका नाम मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। यानी कि जो एक मेरी है, मेरी की एक आपत्ति है, उसका एक ब्लेम है, उस पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि ये मेरी जो है वो क्या कह रही है। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदो, जो उसकी अध्यापिका है उसका नाम है मेटिल्डा लिंगदो, ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी, तो यहाँ पे देखेंगे करने की इस तरीके को पसंद नहीं करते और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती हैं। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। यानी कि जब इसने क्या किया, मेरी ने कुछ सवाल पूछे, और जब इसने सवाल पूछे तो अब जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। होता है ना कि जब क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी छात्र जो है क्लास में खड़ा होकर के, पहले तो कोई नहीं पूछता है, लेकिन जब वो एक जो है पूछना स्टार्ट करता है तो उसी के सहारे से या उसी के पीछे जो है या उसके साथ में ही क्या करते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स भी अपने डाउट्स वगैरह पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो मैरी का देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। मैरी कहती है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। कौन सा तरीका भी?
पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उसने कहा, पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, इस बारे में चर्चा किया, और अब आकर हम कह रहे हैं लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र आखिर है क्या। मेरे कहने का मतलब कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? तो फिर लिंगो मैडम जो है वो क्या कह रही है, यानी कि जो मैरी है, मैरी का कहने का मतलब ये है कि हम पहले जो है वो समझे कि पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होती क्या है। अब जो है अब जान रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं जानने की इसका मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लिंगो मैडम जो है वो क्या कहती हैं, देखिए, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? लिंगदो कहती है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे शब्दों को यूज करते हैं जिनके पहले शब्द को हम पहले ही यूज कर लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि शब्द को यूज करने से पहले हम उसकी परिभाषा बताएं, उसका डिफिनेशन बताएं। जैसे कलम है तो अब ये नहीं जरूरी नहीं है कि कलम कहने से पहले हम उसका डिफिनेशन बताएं कि आखिर भाई इसका डिफिनेशन होता क्या है। ओके, तो जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं, यानी कि एग्जैक्ट हमारे पास कोई भी डिफिनेशन नहीं है, कोई भी परिभाषा नहीं है इसके बारे में। उनके शब्दों का हम प्रयोग करके ही हम उनके बारे में जानते हैं। फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है कि जो है मेरी करिए, फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों है? तो लिंगो मैडम, हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदा बांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना होता है। ये कह रही है कि परिभाषा, यानी कि जो लिंगदो मैडम है वो कह रही है, किससे कह रही है? जो मैरी है, यानी परिभाषा हमें वहां पे जरूरी हो जाता है। कहाँ पे जरूरी होता है भाई? आप बरसात किसको कहेंगे? जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, हल्की हल्की जो बूंदाबांदी होती है आप उसको बरसात कहेंगे? या जब तेज से बारिश होती है, जो बूंदाबांदी से थोड़ी और तेज होती है, उसको बारिश कहेंगे? या जो एकदम से तेज हैवी रेन जिसको कहते हैं, उसको आप बारिश कहेंगे? तो इन सब में डिफरेंट करने के लिए, यानी कि इन सब में अंतर करने के लिए हमें क्या होता है, डेफिनेशन की जरूरत होती है। समझ रहे हैं? यानी कि जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो अलग अलग, तो उसका हम अलग अलग नाम देते हैं कि इसको हम ये कहेंगे, इसको हम वो कहेंगे। तो वही कह रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र होता है उसकी परिभाषा, लोकतंत्र तो शब्द है लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है, वो भी कह रहा है हमारा देश लोकतंत्र है। तो इन सब का जो है वो डिफिनेशन अलग होता है। तो सबके यहाँ जो है लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ किस प्रकार का लोकतंत्र है, इसलिए ये सभी लोकतंत्र के बीच में जो है एक अंतर होना जरूरी है। कहने का मतलब यही है इसका। हमें परिभाषा की तभी जरूरत पड़ती है जब शब्द, परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब बूंदाबांदी, यानी कि इतना तो समझ में आ गया, लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके किसके हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसी सरकार होती हैं कि जो है वो अपने आप को क्या कहती हैं, वो अपने आप को कहती हैं कि हम क्या हैं, हम एक लोकतांत्रिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। लेकिन इसमें जो है वो परिभाषा यानी कि अंतर करने की जरूरत है। यह है कि अब ये जो चीन को देखेंगे तो चीन कहती है कि हमारे देश में जो है वो भी क्या है, एक लोकतंत्र है। जबकि वहाँ पार्टियां तो बहुत सारी हैं, यानी कि छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। एक जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमेशा क्या रहती है, सत्ता में ही रहती है, और ये अपने हिसाब से ही देश को चलाती है। वहाँ की मीडिया, वहाँ का जो भी है वो इसी के इशारे पे ही चलता है।
तो जैसे भारत में है कि जब चुनाव होता है तो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, हम दूसरे की बुराइयां करते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी की बुराई भी करती है, उसकी कमियां भी बताती है। अच्छाई, भाई अच्छाई तो कोई बताता नहीं है चुनाव में। एक पार्टी जो है दूसरे पार्टी की अच्छाई कभी बता ही नहीं सकती है, और बताएगी तो उसकी बुराई ही बताएगी, तो बुराई करती है। तो अब एक व्यक्ति जो है वो बुराई किया, वो उसके बाद जो है वहां क्या हो जानने को हमें, यानी कि जनता को जानने को मिलता है कि इस पार्टी के बारे में क्या क्या बुराइयां है। वो किस माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है चीन में मीडिया उडिया पर इतना प्रतिबंध लगा रखा है, लगा देते हैं कि लोगों तक बातें पहुंचती ही नहीं है। और जब बातें नहीं पहुंच रही एक बार दो बार, तो फिर क्या हो गया, अब ये इतने सशक्त हो गए, इतने पावरफुल हो गए कि अब जो है वोट क्या है, इन्हीं को देते हैं और यही चुन के आते हैं। और फिर भी ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एक हम लोकतांत्रिक देश है। तो इसलिए लिंगदो कहती हैं कि लोकतंत्र तो अपने आप को सभी कहते हैं, इसलिए लोकतंत्र शब्द अपने ऊपर लगा लेने से ही लोकतांत्रिक नहीं हो जाएंगे, बल्कि उसका क्या होता है कि सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। यानी कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? जब जनता को इतना राइट्स हो, किसी भी पार्टी को वो चुन सकती है, जनता को मीडिया के सामने बोलने का अधिकार हो, यानी कि उसको रोका ना जाए, क्रिटिसाइज करने का अधिकार हो, तो ये लोकतंत्र होता है। अगर जो ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है तो उसे हम लोकतंत्र कैसे कहेंगे? तुम्हारे कहने से थोड़ी कह देंगे। तो इसीलिए कह रही हूँ। अब अगर तो बात करते हैं रिवियांग, एक रिवियांग, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है? एक दिन आप हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो डेमोक्रेसी के बारे में, यानी कि जो लोकतंत्र है उसके बारे में उन्होंने अपना जो डिफिनेशन था वो दिया था। तो रिमियांग कह रही है कि आपने एक दिन हमें बताया था अब्राहम लिंकन के बारे में, सुनाया था उनका वाक्य, जो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र होती है। यानी कि जो शासन व्यवस्था चलाने वाला है, यानी कि जो यहाँ मान लो कोई बैठा हुआ है, इस कुर्सी पर जिसको बैठाना है, ये क्या है? ये जनता है। और इस कुर्सी पर जो बैठेगा वो जनता के ऊपर क्या करेगा? शासन करेगा, यानी कि हुकूमत करेगा। लेकिन इस कुर्सी पर जो बैठेगा वो किसके द्वारा बैठेगा? तो ये जनता के द्वारा ही ला करके बैठाया जाएगा। तो उनका कहने का ये मतलब था कि जनता के द्वारा, जनता के लिए ही जो शासन करने वाला होता है, तो वही क्या होता है? यही लोकतंत्र होता है। यानी कि जनता जो है वो अपने ऊपर शासन करने के लिए ही क्या करती है? वो जो शासक है उसको चुनती है। मेघालय में हम स्वयं मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? तो लिंगदो मैडम क्या कहती हैं उनके बारे में हम जरा देखते हैं। देखो, लिंगदो मैडम जो है वो कहती हैं कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है, या सभी लोग उसे सही मानते हैं। देखो, इनका कहने का मतलब ये है कि किसी ने ये कह दिया, या बहुत नामी गिरामी या बहुत अमीर व्यक्ति, या जिसको जो बहुत पॉपुलर आदमी था, उसने कोई भी चीज कह दिया, तो इस आधार पे नहीं मान लेना है कि ये नामी गिरामी आदमी बोला है तो ये सही है। बल्कि हमें क्या करना है? उसके बारे में सोचना है, समझना है, फिर उसको हमें जो है मानना है कि ये सही है कि गलत है। तो योलांदा मैडम, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग, डेमोस का अर्थ होता है लोग, और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यानी कि डेमोक्रेसी का जो
डेमोक्रेसी है उसको तोड़ करके बताया कि डेमो का मतलब होता है लोग और क्रेसिया अर्थात लोकतंत्र, है ना, अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है कि फिर परिभाषा की क्या जरूरत है। लिंग दो मैडम, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। समझ रहे हैं? यानी क्या है ना कि हर समय जो है ये जरूरी नहीं है कि एक शब्द जो है उस शब्द वही शब्द हमेशा उसके लिए उपयोग, जैसे कंप्यूटर, तो कम उसका कहने का मतलब जो है कि जो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग होता था वो कंप्यूटर का मतलब होता है गणना, गणना का मतलब होता है किसी चीज को गिनना। क्या आज जो है वो कंप्यूटर का मतलब आप यही समझ रहे हैं कि गिनना ही होता है? आज अगर जो कंप्यूटर शब्द का हम यूज करते हैं, हम उपयोग करते हैं, तो लोगों के दिमाग में यही चीज आता है कि कंप्यूटर का मतलब उसमें हम कुछ लिख सकते हैं, उसमें हम पढ़ सकते हैं, उसमें हम कुछ डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, है ना। उससे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन पहले जो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग था वो किसके लिए? वो गिनती के लिए, यानी कि गणना के लिए। तो उस समय कंप्यूटर शब्द का प्रयोग इसके लिए हुआ। आज जो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग है वो यहाँ किसी और मायने में हो रहा है। तो ऐसे ही लोकतंत्र शब्द का, किसी के लोकतंत्र शब्द से ही हम सारा अर्थ नहीं निकाल सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब ये हो गया कि लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों का जो सिस्टम है वही। ठीक, तो हर दौर में हर समय जो है उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये इनकी कहानियां अगर जो क्या है। ठीक, तो हमने इतने सारे जो है बात किए लिंगडो मैडम के बारे में। जो दो तीन बच्चे हैं क्लास में, वो अपने अपने जो सवाल है उन सवालों को रखते हैं मैडम के सामने, और मैडम जो है उनको डिफाइन करने की कोशिश करती हैं। और यही जो है जिज्ञासा वो बच्चों के दिमाग में होनी चाहिए, सवाल उठने चाहिए, और आप लोग के भी दिमाग में सवाल उठने चाहिए, और अपने क्लास टीचर से जरूर क्वेश्चन पूछें। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।